हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम CST। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है, जिसमें हम वैद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे, वैद्युत शक्ति पढ़ेंगे और बैटरी का इंटरनल वर्किंग जानेंगे। उसके बाद में अपन KCL और KVL भी कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको देखिए, जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट्स पार्ट 1 में बताया है। पार्ट 2 में मैंने उसके एग्जांपल्स करवाए हैं, जो JEE मेंस में आए हुए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको मैंने करवाया है, डिस्कस किया है। I=NE/VD एंड R और L में रिलेशनशिप, R और एरिया में क्या रिलेशनशिप होता है, R=ρL/ρ/A, है ना। हाउ टू कैलकुलेट प्रतिरोधकता एंड हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ मैंने करवा रखी है पार्ट 1 में, और उसके सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में मैंने और एक चीज़ देखी है कि धारा घनत्व क्या होता है, व्हाट इज़ धारा घनत्व, है ना। अपन ने धारा घनत्व की फार्मूला भी देखा था, तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको वॉच करिए, देन पार्ट 3 आप लोग देखिए। तो लेट अस स्टार्ट एंड ओके। तो वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मतलब कुछ नहीं है यार, ये कोई वायर है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध होगा, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यार, जब कोई करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो हम जानते हैं कि करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। ये आप लोग नोट डाल के कहीं लिख लीजिए, है ना, ठीक है। ये आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए कि जो धारा होता है ना, धारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, ठीक है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है, ठीक। मतलब धारा जो होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो मैंने मान लिया एज्यूम डैट, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, है ना। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इस वायर की रेजिस्टेंस R=ρL/A से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और वरना नहीं तो वो दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो हम ρL/A से कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद में हम जानते हैं कि जो करंट, अगर हमने एज्यूम किया कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, उसका हाई पोटेंशियल होगा, ये इसका लो पोटेंशियल होगा। अच्छा, करंट फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस का जो होगा इधर वाला वो प्लस चार्ज होगा, रेजिस्टेंस के इधर माइनस चार्ज होगा, है ना। ये अगर इधर से इधर जा रही है तो ये रेजिस्टेंस का जो आवेश होता है ना, वो प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है, ठीक है। क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो इन केस में अगर हम देखें पोटेंशियल, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, विभव। तो विभव क्या लिखेंगे हम, विभवांतर एक तरीके से, है ना, पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो अगर अब हम V का फार्मूला लिखें, ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, विभव इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होता है। ये विभव किसके, इस करंट सॉरी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना है, अगर कोई पूछ ले, तो अगर हम इसके आजू और बाजू का अगर हमें विभव पता है तो वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या होगा, V इक्वल टू वी हाई पोटेंशियल माइनस V लो पोटेंशियल होगा। तो ये रेजिस्टेंस का विभव होगा, दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू, हम जानते हैं विभव V इक्वल टू I इंटू R होता है। ये इन केस में हम क्या लगाते हैं, तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू I इंटू R होता है, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई वायर है, ठीक है, इसका ये ए टर्मिनल है, इसका ये बी टर्मिनल है, ठीक है, ओके, और इसके बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस बार मैंने रेजिस्टेंस की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 10 ओम, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमने वैल्यू इसकी दे रखी है 10 ओम और इसकी जो यहाँ का पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है, वी का पोटेंशियल अपन को ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चंस में बोल रखा है। और जो करंट का फ्लो हमने डायरेक्शन क्वेश्चंस में दे रखा है कि बी टू ए फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, वो 10 एम्पियर करंट है। तो अगर हमें करंट दे रखा है बी से ए फ्लो हो रहा है ना, और उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ए का पोटेंशियल दे रखा है, हमें बी का पोटेंशियल फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे? अपन जानते हैं कि जो करंट होता है, अगर उसने बता रखा है कि इधर फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये इसका हाई पोटेंशियल होगा, ये इसका लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो हमने मान लिया इसका ये हाई पोटेंशियल, इसका है लो पोटेंशियल, करंट इसमें पता है 10 ओम पता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करें? ये वाला फार्मूला V इक्वल टू हाई पोटेंशियल, इस बार हाई पोटेंशियल कौन सा है, BB, माइनस लो पोटेंशियल कौन सा है, VA, इक्वल टू I इंटू आर। तो I इंटू आर कितना होगा, I करंट कितना था 10 एम्पियर, इंटू R कितना था 10 ओम था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, ओके। तो ये VB माइनस BA कितना आ गया, 100 आ गया। अच्छा, VA की वैल्यू अपन को पता है, तो VA अगर रख देंगे तो इन केस में VB कितना आ जाएगा 100 प्लस BA। तो ये अगर आप रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप एक बार दोबारा से इसको देखिए एक बार, है ना, वीडियो को पॉज करके आप इसको समझिए इस क्वेश्चंस को, क्योंकि यही बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको ये समझ गए ना तो सारे आपके करंट के क्वेश्चंस हो जाने हैं, क्योंकि हर जगह यही फंडा लगने वाला है। अब अपन पढ़ने वाले यार वैद्युत शक्ति, ठीक है। वैद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। अगर हम वैद्युत शक्ति देखें तो P इक्वल टू नथिंग बट dW डिवाइड बाई dt होता है। ये उसका एक फॉर्मूला होता है, जो ये W क्या, वर्क किया गया कार्य का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें समय के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज़ नथिंग बट पावर होता है। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं D टाइम्स ऑफ किसी का वर्क कितना होता है, उस पर चार्ज इंटू उसका पोटेंशियल डिवाइड बाई dt, है ना। तो ये कर सकते हैं। ये अभी कोई इक्वेशंस अगर दे रखी है तो उस टाइप के हम डायरेक्ट, जैसे W का उसने वर्क का कोई टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है इक्वेशन, तो हम डायरेक्ट ये अप्लाई करके और वहाँ से पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपने करंट में बात करें, करंट टॉपिक में, तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला अपन को ध्यान में रखना, नहीं तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। आई स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हम B को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, तो आई इंटू आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। अच्छा, V का हम फार्मूला आई का जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो V आई को अगर हम V बाई आर रखेंगे तो V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले अपन को ध्यान में रखने, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है, V और I की वैल्यू चेंज करिए आप। एक बार V को क्या रखेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो V की जगह पे आई इंटू आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर, है ना, वो कर लेना आप लोग, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि वैद्युत शक्ति क्या है। तो प्रतिरोध एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, जो वैद्युत शक्ति को ऊष्मीय पावर या ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। जो वैद्युत शक्ति को, ये प्रतिरोध एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है, जो वैद्युत शक्ति को ऊष्मीय पावर में, ऊर्जा में बदल देता है, अर्थात वैद्युत पावर क्षय होती है, ठीक है। मतलब अगर हम वैद्युत शक्ति को ऊष्मीय पावर में बदलेंगे या ऊर्जा में बदलेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ वैद्युत पावर लॉस होगा, है ना। तो वो ऊष्मा जो हमने चेंज किया उसका सिंबल होता है H से हम डिनोट करते हैं, H इक्वल टू नथिंग बट पावर इनटू dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ऊष्मा का, ठीक है। तो ये आप लोग फार्मूला नोट डाल के लिख लीजिए, ये ऊष्मा का फार्मूला है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ने वाले हैं एक बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। अब बल्ब का अगर कोई दे रखा है तो बल्ब का हम प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो बल्ब का प्रतिरोध कैलकुलेट करने से, मान लीजिए बल्ब है यार, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना हुआ है पर आप लोग समझिए थोड़ा, है ना, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है, ओके। ये उसका कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है ना, ठीक है। और इसकी पावर जो है 100 वाट है, ठीक है। आपने बल्ब में देखा होगा पावर भी लिखी रहती है, वोल्टेज कितना लिखा रहता है, ठीक है। इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, नॉर्मल 220 वोल्ट के ही लगभग आते हैं, है ना, बल्ब। तो ये 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें इसका, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ये कैसे आया, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई R होता है, ठीक है। पावर अपन को दे रखा है, वोल्टेज भी अपन को दे रखा है, तो रेजिस्टेंस हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर पी, है ना, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लोग ध्यान में रखें, नहीं तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यार अपन इसमें भी करने वाले हैं बल्ब से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है कि एक बल्ब जिसकी पावर कितनी है 100 तथा विभव कितना है, उसकी पावर जो है वो इतनी वाट दे रखी है, ठीक है, तथा विभव 220 वोल्ट है, इसे 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस समय बल्ब की पावर ज्ञात करें, हमें पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कह रहा है कि एक बल्ब जिसकी पावर इतनी है तथा विभव 220 वोल्ट है, ध्यान देना। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। पहले वोल्टेज था 220 वोल्ट, तो पावर कितना था 100 वाट। इस बार 55 वोल्टेज पे अगर हम सोर्स से जोड़ दिया जाए तो इस बार हमें पावर कितनी मिलेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, देखो जो पहले क्वेश्चन से दे रखी है ना, वहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरी बार वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे ना पहले ही क्वेश्चन को बना के, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी कितना था पहले इनिशियल 220, 220 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद में हमने 2 जीरो को ऊपर नीचे से काट दिया और 22 को मल्टीप्लाई 22 से किया तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब सेकंड में कह रहा है कि हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। यार जब कोई वोल्टेज को चेंज कर देगा तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना। तो इस बार रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम पावर P इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ से पावर को उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो ये फार्मूला कौन सा लिखा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर वाला हमने फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो इस बार वी स्क्वायर, वी कितना था 55 इस बार, तो 55 मल्टीप्लाई 55 किया डिवाइड बाई आर किया। रेजिस्टेंस कितना था 22 इंटू 22 था, मैंने 11 से काट दिया इसको, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22। तो दिस इज नथिंग बट 25 और डिवाइड बाई 4 आ गया। तो ये उसका पावर इतना वाट था, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, आप लोग इनको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है यार। अब अपन पर यार मैं इसको पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाता हूँ, ठीक है। अगर मेरा लिखने में टाइम बच जाएगा तो उतनी देर मैं आपको समझा पाऊँगा और अच्छे से डाउट आपकी क्लियर कर पाऊँगा। नहीं तो मैं लिखने में लग जाऊँगा यार, तो उतना टाइम नहीं बचेगा, फिर आप सही से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने लिख रखा है पहले से, है ना, एक नोट्स बना रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना पड़े और हम आसानी से समझाएं, पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अपन बढ़ने वाले हैं यार बैटरी या सेल, ठीक है। देखिए मेन पॉइंट्स अपन को पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में देखो क्या आ रहा है उस पर हमें फोकस करना है। फालतू की चीज़ें तुम पढ़ते रहोगे, कोई फार्मूला का डेरिवेशन करते रहोगे, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, कैसे सॉल्व करोगे जे मेंस में या एग्ज़ाम बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कहीं भी हो, हर जगह क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए, ठीक है। फालतू की बातें आप लोग 2-2 घंटे की वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसको देखते रहोगे, है ना, पता लगा कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बैटरी या सेल, तो अब पढ़ने वाले हैं अपन बैटरी, ठीक है। तो बैटरी की अगर वर्किंग वगैरह देखें तो बैटरी क्या होता है, बैटरी का ये सिंबल होता है, ठीक है। सिंबल ये होता है, ई क्या है इसका,
विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। अभी आप इसको समझिए, एक बैटरी या सेल बोलते हैं। बैटरी क्या होती है, बैटरी का ये सिंबल होता है, ये जो बड़ा वाला डंडा होता है इसका प्लस चार्ज होता है यहाँ पे, मतलब धनात्मक होता है ये, और ये जो टर्मिनल होता है इसका ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है, और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो ई है, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या होगा, ई क्या है कि सेल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ई क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और आर क्या है, आर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर है, ठीक है। तो आर जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अब सेल के अंदर इकाई धनात्मक आवेश को लो विभव से हाई विभव में जाने में आवश्यक कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तो यार ये आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार नोट डाल के लिख लीजिए यार, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको क्वेश्चंस में आ सकता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल नथिंग बट सेल के अंदर जो इकाई धनात्मक आवेश को लो विभव से, ठीक है, हाई विभव में ले जाने में जो आवश्यक कार्य होता है ना, वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन आते हैं यार दूसरे पॉइंट्स पे, है ना। पहला पॉइंट्स अपन ने देख लिया कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या है कि जब सेल से गुजरने वाली धारा शून्य होती है, ठीक है। अगर सेल में कोई धारा फ्लो नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे जो सेल के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या समझा, जो सेल के सिरों पे विभवांतर होगा वो जो होगा विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब, जब करंट I इक्वल टू 0 होगा। तो इनकेस हम दो फार्मूले लिखते हैं विद्युत वाहक बल के, ठीक है, अभी तक, कि जब करंट 0 है, जिस टाइम पे करंट 0 होगा उस टाइम पे जो उसके सिरों पे विभवांतर होगा ना, दिस इज नथिंग बट विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है। ठीक, अगर करंट 0 नहीं है, अगर करंट 0 नहीं है तो उस केस में जो विद्युत वाहक बल के सिरों पे विभवांतर होगा ना, ये क्या होगा, E प्लस होगा या तो माइनस होगा, I इंटू आंतरिक प्रतिरोध R होगा, ठीक है। तो अभी समझेंगे कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। आप लोग ये नोट डाल के ये फॉर्मूला लिखिए बस। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो यार अब अपन पहुंच चुके हैं कि आइडियल सेल। अपन ने दो चीज़ दे रखा है, पिछले में देख रखा है कि अगर I 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है, और I 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आइडियल सेल, अगर क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो सेल है वो आइडियल है। आइडियल सेल होने का मतलब क्या होता है भैया, कि उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो उस केस में भी जो विभवांतर होता है ना वो E के बराबर होता है। तो जब भी आइडियल बोलेगा हम R को 0 रखेंगे, R को 0 रखेंगे तो हम फार्मूला जानते थे ना, BAV क्या था, E प्लस माइनस I इंटू आर, स्मॉल आर। तो इन केस में अगर आदर्श है, आइडियल सेल है, तो R 0 है, R 0 है तो BAV किसके बराबर हो गए, विद्युत वाहक बल के बराबर हो गए। ओके, अब यार कुछ ये बैटरी का इंटरनल अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होता है। इसका ये सिरा कैथोड होता है जो नेगेटिव होता है, ठीक है, एनोड होता है ये पॉजिटिव होता है। डायग्राम उतना अच्छा क्लियर नहीं है बट आप लोग समझिए। ओके, इधर क्या लग रहा होता है, विद्युत क्षेत्र लग रहा होता है, ठीक है, ई और ईसी। तो ई क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी की वैद्युत क्षेत्र, इसी क्या होता है, केमिकल वैद्युत क्षेत्र, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक स्थिर वैद्युतिकी के कारण, एक केमिकल वैद्युत क्षेत्र के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लगता है ना, वो ई और ईसी होता है। और इक्विलिब्रियम पे, सॉरी, ये ई है और ये ईसी है, ठीक है। तो इन केस में जो ई होता है ना वो इक्वल टू ईसी होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी की कुछ आते हैं यार, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये ई और ईसी कभी नहीं आने वाला, ठीक है।
सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये आप लोग नोट डाल के लिखिए। पहला, इलेक्ट्रोड के पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो अब अपन सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, इसको आप लिखिए। थर्ड पॉइंट है रसायन विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, चालक तार से जोड़ने का मतलब क्या है कि शॉर्ट सर्किट कर देना, लघु पतन कर देना। तो अगर कोई बोलता है कि शॉर्ट सर्किट कर देना या फिर चालक तार से जोड़ देना, तो इन केस में चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो ये ध्यान रखना, चालक तार का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। सिक्स पॉइंट जो है वो है कि खुला परिपथ करना, ओपन सर्किट कर देना। सर्किट अगर ओपन होगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो फिर उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। उस केस में I = 0 होता है। ठीक है, अगर हम ये शुरुआत के 2 पॉइंट्स देखें यार, तो ये हम अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। शुरुआत के 2 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिरोध इन केस में किसी भी क्या होता है, ρ×L/A होता है। तो वी नो डैट डायरेक्टली कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल है और ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। तो 2 पॉइंट्स का मतलब यही है जो अपन ने 2 पॉइंट्स ऊपर देखे हैं। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसके समानुपाती है लंबाई के। ठीक है, और बाकी ये रसायन सांद्रता के समानुपाती होता है, ताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये 2 पॉइंट से शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं और लघु पतन किसे कहते हैं, सॉरी हाँ ना, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन एंड खुला परिपथ ओपन सर्किट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन सेल का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सेल का उपयोग मतलब कि कभी वही अब बात आती है ना कि अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस देखा था ना, वो E+-I/R होता है ना। पर अपन ये नहीं जानते कहाँ पे प्लस लेंगे कहाँ पे माइनस लेंगे। तो यार मैं उसको बताने वाला हूँ कि जो सेल का उपयोग है ना, तो पहले देखें कि अगर सेल सोर्स की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, आप लोग नोट डाल के लिखिए या पहला पॉइंट करके लिखिए कि जब सोर्स की तरह कार्य कर रहा हो, बैटरी किसकी तरह कार्य कर रहा हो, सोर्स की तरह। अगर बैटरी सोर्स की तरह कार्य करेगा, ठीक है, ठीक है, और लोड की तरह कार्य करेगा, मतलब 2 पॉइंट्स अपन की बनती है। फर्स्ट क्या है, सोर्स की तरह कार्य करना। सेकंड पॉइंट्स क्या है कि लोड की तरह कार्य करना। ठीक है, जब लोड की तरह, तो पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि जब लोड की तरह कार्य कर रहा होगा। लोड की तरह कार्य कर रहा होने का मतलब हम बिजली को उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बल्ब लगा होगा या फिर जगह कुछ और चल रहा होगा, ट्यूबलाइट जल रही होगी या कुछ भी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन केस में हम बैटरी क्या होता है, विद्युत करंट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बैटरी से, है ना, या फिर आपका कोई है ना लाइक बाजा बज रहा हो, है ना, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, तो इन केस में यार ये क्या होता है, लोड होता है, लोड बोलते हैं। ठीक है, अगर लोड बोलते हैं तो यार वो जो बैटरी होता है ना, बैटरी के इंटरनल क्या होता है, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा होता है, वो हमें इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए। तो इन केस में अगर हम देखें तो बैटरी का जो सिंबल होता है ये होता है, यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध लगा होगा r, और विद्युत वाहक बल मैंने E मान लिया उसका। ठीक है, तो अगर लोड की तरह कार्य करेगा तो बैटरी लोड की तरह कार्य तब करता है जब उसका करंट जो होता है वो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी लोड की तरह बैटरी कार्य करेगा तो इस केस में ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर करंट जा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी
लोड की तरह कार्य करेगा तो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर सोर्स की तरह भांति कार्य करता है और हम लोड की तरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बल्ब को जला रहे हैं। तो फिर बैटरी कैसी कार्य कर रही है, सोर्स की तरह, क्योंकि हमें बैटरी से कुछ ऊर्जा मिल रही है या करंट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है जिससे कि हम अपने बल्ब को जला पा रहे हैं। तो हमारे लिए जो या बल्ब के लिए बैटरी सोर्स की तरह कार्य करेगी और इन केस में हम लोड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इसके सिरों पे विभवांतर होगा, मैंने यहाँ का पॉइंट्स कोई ए मान लिया, इधर पॉइंट्स बी मान लिया, तो वी ए, ठीक है। अब अगर हम लगाएं क्या, KCL KVL लगाएं, वो अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से चलें वी ए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का विद्युत वाहक बल ई, इस बार करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस होगा, विभव बढ़ेगा तो I इंटू आर करेंगे इक्वल टू वी बी। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ये देखेंगे कि ये इक्वेशंस कैसे लगाते हैं जब अपन KVL और KCLs पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस पर ध्यान मत करिए, फोकस मत करिए, आप इस पर ध्यान करिए कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैलकुलेट होकर E माइनस आई इंटू आर आता है। तो ये माइनस कैसे, क्योंकि लोड की तरह यार कार्य कर रहा है, लोड की तरह कार्य करेगा तो यार याद करने का फंडा क्या है कि आप माइनस लगाइए, क्योंकि लोड की तरह कार्य करेगा तो उसका विद्युत वाहक बल कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। तो उस टाइम पे कम होने का मतलब माइनस करो, उसमें I इंटू आर करो, क्योंकि प्लस कर देंगे यार तो फिर क्या हो जाएगा, लोड कंज्यूम थोड़ी ना कर रहा है, वो तो दे रहा है भाई, दे रहा है तो कुछ ना कुछ कम होगा। तो याद करने का ट्रिक हो गया कि बैटरी के सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E माइनस आई आर होगा जब लोड की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो इन केस में अगर पावर का हम फार्मूला देखें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है। तो अगर B इंटू आई हम फार्मूला लगाएं तो V इंटू आई, V अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला E माइनस आई आर, उसको मल्टीप्लाई हमने किससे, I से कर दिया और इसको अंदर लाया तो ई आई माइनस आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये ई आई क्या होता है, अगर हम टोटल देखें ई आई जो होता है उस सेल के अंदर संचित रासायनिक पावर होता है। तो कभी पूछ ले कि आप सेल के अंदर संचित रासायनिक पावर बताएं, तो उन केस में हमें क्या बताना होता है, ई आई की वैल्यू बतानी होती है। आई स्क्वायर आर जो होता है बैटरी के रेस्पॉन्डिंग, अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं सेल के अंदर उत्पन्न की गई दर या पावर लॉस, है ना। अगर पूछ ले कि बैटरी के अंदर कितना पावर लॉस हुआ तो उन केस में आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। ये स्मॉल आर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई स्क्वायर इंटू आर सेल के अंदर उत्पन्न की दर या फिर पावर लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो जब सेल सोर्स की भांति कार्य करता है तो धारा लो टू हाई पोटेंशियल की ओर बहती है। तो जब सोर्स जो सेल होता है, देखना फ्रेंड, सेल जब सोर्स की तरह कार्य कर रहा है, मतलब सेल सोर्स की तरह कार्य करने का मतलब कि हम कोई चीज़ लोड पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बैटरी सोर्स है, बैटरी से हमें करंट मिल रहा होता है या पावर ऊर्जा मिल रही होती है, तो बैटरी सोर्स की भांति तरह कार्य कर रही है। तो इन केस में जब सेल या बैटरी सोर्स की भांति कार्य करता है तो धारा लो टू हाई बहती है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर धारा बहती है। कैसे, अपन ने यहाँ पे देखा था ना, इन केस में लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो रही, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना होता है जब सोर्स की तरह कार्य करेगा, ठीक है। हमने मान लिया कि ये सोर्स की तरह कोई सोर्स लगा, सोर्स लगा कर मतलब कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, है ना। बैटरी को चार्ज करने का मतलब ये लोड की तरह हो गया ना अब, क्योंकि ये कुछ चीज़ ले रहा है। तो इसके लिए सोर्स, जैसे कि हमने एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, प्लग लगा दिया, लाइट आ गई, ठीक है, किसी बोर्ड में लगा रखा है तो बैटरी चार्ज हो रही है। तो बैटरी चार्ज हो रही है मतलब उसको कहीं ना कहीं से पावर मिल रहा है, तो जहाँ से मिल रहा है वो सोर्स की तरह होगा ना। तो इन केस में अगर ये सोर्स की तरह कार्य कर रहा है, अगर हम सोर्स अगर लगा दिया कोई, तो ये क्या होगा, उस टाइम पे चार्ज हो रहा होगा। तो चार्जिंग के टाइम पे या फिर ये लोड के टाइम पे, ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है ना वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। मतलब जो बैटरी के अंदर की टर्मिनल या करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हाई टू लो होती है, ठीक है। तो इन केस में अगर हम वही लगाते हैं फॉर्मूला, तो इस केस में जो E प्लस आई आर होता है, अब E प्लस आई आर क्यों है भाई, क्योंकि बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ पावर आ रही होती है,
तो जब पावर कुछ आ रही होती है तो उस टाइम पे जो उसका विद्युत वाहक बल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए प्लस आई इंटू आर करेंगे तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। पी का फार्मूला वही आ जाएगा, वी इंटू आई करेंगे, वी अपन को पता है, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई आई प्लस आई स्क्वायर आए। ई आई अपन ने देखा था यार, यही क्या था, सेल के आवेश के दौरान, रसायन के दौरान ली गई पावर, ठीक है। और आई स्क्वायर आर क्या बोलते हैं हम कि आवेश के दौरान रसायन सेल से उत्पन्न उष्मीय पावर, ठीक है। तो ये पॉइंट से यार डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि आई स्क्वायर आर ई आई की वैल्यू बताएं, या फिर ये डायरेक्ट आपको ये लैंग्वेज में लिख के बोल देगा, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, आज अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब KCL KVL अपन को करना है यार, पर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि यार मैं भगा के बता नहीं सकता कि KCL ये होता है, KVL ये होता है। और KCL KVL मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट 4 में करने वाले हैं, और वहीं पे हम उसके न्यूमेरिकल भी KCL और KVL के करने वाले हैं, ठीक है। और जो अभी तक मैंने पढ़ा इसके भी न्यूमेरिकल अपन पार्ट 4 में करने वाले हैं, है ना। बैटरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस उसके लगते हैं, ठीक है, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।